हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सकें और शेयर जरूर करें। इधर शिशु बल कुबेर का चैप्टर क्लोज हो चुका था। मीरा अमृत के सीने से लगी रो रही थी और कशिश उन दोनों को बस देखे जा रहा था। डेविड और लीजा, जो कि मृत्युंजय के साथ आए हुए, उसकी तरफ देख रहे थे। विप्लव चुपचाप सिर झुकाकर मृत्युंजय के सामने खड़ा था और मृत्युंजय उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। मृत्युंजय विप्लव को कॉलर को कसकर पकड़कर उसे 2 इंच जमीन से उठाकर बोला, तुझे कहा था ना मैंने घर में रहना, तो तू यहाँ पर हीरोपंती झाड़ने क्यों आया है? विप्लव बेचारा समूह बनाकर मृत्युंजय की तरफ देख कर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ब्रो। मैं अपने स्पोर्ट्स बाइक में आया था, जिस कारण मैं जल्दी पहुँच गया और आप लोग तो खटारे गाड़ी में आ रहे थे। तभी रुद्र सुधांशु को अपने कंधे में उठा कर ले आता और मृत्युंजय की तरफ देख कर कहता है, हमारा शाला बेहोश हो गया। मृत्युंजय सुधांशु के हालत पर हैरान होकर बोला, इसे क्या हुआ और ये यहाँ क्या कर रहा है? विप्लव जल्दी से अमृत के पीछे छुप जाता है, जिसे देखते हुए अमृत विप्लव को घूर कर कहता है, सुधांशु ने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आएगा, मतलब तुमने ही कुछ किया है। विप्लव जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ भाई, मैं तो आप लोगों की मदद करने के लिए आ रहा था। तो सिद्धू ने कहा कि वो भी आएगा, तो मैंने मना नहीं किया। कशिश जल्दी से रुद्र के पास आकर बोला, नित्या कहाँ है? चार्ली, जो कि लगातार लीजा को देखे जा रहा था, कशिश की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए, यहाँ पर कोई नित्या नहीं है और ना कोई यहाँ पर नृत्य है। कशिश बेहोश पड़े सुधांशु के गाल को थपथपाते, हे सुधांशु, आंखें खोलो, मेरी बहन कहाँ है? मृत्युंजय कशिश को सुधांशु से दूर करते हुए बोला, मेरे साले को क्या पता, वो बेचारा खुद बेहोश है, अब होश में आएगा तब पता चलेगा। इतना कहते हुए मृत्युंजय अपना रुमाल निकालकर सुधांशु के बाजू पर बांध देता है, जहां से हल्का खून बह रहा था। रुद्र सुधांशु की हालत को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, लगता है साले को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, वरना हमारी वालियाँ हम लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। मृत्युंजय रुद्र की बात सुन अपना सिर हिलाकर कशिश से बोला, तुम्हें मीरा पर ध्यान देना चाहिए और खुद को निर्दोष साबित करने पर, और तब तक हम मीरा को लेकर जा रहे हैं, तुम्हारी बहन मिल जाएगी। कशिश मृत्युंजय की बात सुनकर बेहोश पड़े इंद्र के पास जाकर उसके मुंह पर लात मारते हुए, उठ चाचा, और जरा मुझे भी बता, तेरे जैसा हरामी कैसे बन जाता है? डेविड कशिश को इंद्र से दूर करते हुए, तुम ज़्यादा गुस्सा उतारने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक तरीके से विक्टिम है। तुम्हारे एक और साले शोभित के सास की मर्डर का, क्योंकि वहां पर गया था। मृत्युंजय अपनी आंखों में आग लिए इंद्र की तरफ देखते हुए अमृत से बोला, बेसमेंट तैयार करो। अमृत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, इसे सजा कानून देगी। तुम अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हो? मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, काफ़ी वक्त से मेरे हाथ गंदे नहीं हुए, इसलिए बस गंदे करना चाहता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय डेविड की तरफ देखता है और मीरा के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। लीजा, जो कि इधर उधर देख रहे थे, एक बॉक्स को देखते हुए उसे खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे बम थे, जिन्हें देखकर वो जोर से, यहाँ पर बम है, जिस पर विप्लव एक बम उठाकर उसे चेक करने लगता है और उसकी स्प्रिंग निकालता है, जिसे देखकर लीजा उसके हाथ से छीनकर फेंकने के बाद विप्लव के हाथ को पकड़कर कहते, गधे, चलो यहाँ से। इतना कहकर लीजा विप्लव के हाथ को पकड़कर भागते हैं। वहीं चार्ली, जो कि दूसरी गन के स्प्रिंग को खोल चुका था, वो अभी उसके पीछे फेंक देता है और सभी लोग वेयर हाउस के बाहर की तरफ भागते। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा वेयर हाउस आग की लपटों में लिपट जाता है। लीजा और बाकी सब वेयर हाउस से दूर आ जाते हैं तो विप्लव लीजा को गले लगाते हुए, तुम कितनी समझदार हो मेरी बहन। इतना कहकर विप्लव लीजा के गाल पर चूम लेता है। लीजा विप्लव को खुद से दूर कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ कर बोली, तुम कितने गंदे हो। विप्लव अपने गाल पर हाथ रखकर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, अरे मैं तो बस थैंक यू कह रहा था। चार्ली विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तो ये कौन सा तरीका होता है किसी अनजान लड़की को किस करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती? विप्लव चार्ली को शक भरी नज़रों से देखते हुए, कहीं तुम लाइन तो नहीं मार रहे हो ना लीजा दीदी को? तो बता दो, वो बहुत खतरनाक है। चार्ली प्यार भरी नज़र से लीजा को देखते हुए विप्लव से बोला, तो मैं मार खाने को भी तैयार हूँ। लीजा एक नज़र चार्ली को देखने के बाद थोड़ी तेज आवाज़ में डेविड से बोली, ब्रो, जरा इस आशिकी उतरे, मेरे पास टाइम नहीं। इतना कहकर लीजा कार की तरफ चली जाते हैं। डेविड लीजा की बात सुनकर उसे एक नज़र देखने के बाद चार्ली से बोला, इसे जल्दी से पटाकर मेरी ज़िंदगी से दफ़ा करो। चार्ली चमकती आंखों से डेविड की तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब, तुम मेरे साले हैं और तुमने मुझे परमिशन दे दी तुम्हारी बहन को पटाने के लिए? डेविड चार्ली के कॉलर को पकड़कर उसके पास ला उसे घूरते हुए, बिल्कुल सही, लेकिन ज़रा वो खतरनाक है। उसके पसंद की चीज़ उसे ना मिलने पर वो मुँह नहीं चलती, सीधा हाथ और पैर चलाती है, इसलिए मैं उसे जल्दी से दफ़ा करना चाहता हूँ, तो तुम ज़रा बच कर रहना।
इतना कहकर डेविड चार्ली के कॉलर को ठीक करके कार की तरफ चला जाता है। चार्ली को अब थोड़ा सा डर लग रहा था, जिसे देखते हुए विप्लव बोला, अरे आप डर क्यों रहे हो? आपने वो कहावत सुनी नहीं क्या, प्यार किया तो डरना क्या, और बीबी जुल्मी हो तो किसी के सामने कहना क्या? चार्ली ने डरी हुई आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर विप्लव बुरा सा मुंह बनाकर, आपने इतने अच्छे कहावत की बैंड बजा दी, खैर मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। चार्ली इधर उधर देखता है तो सब उसे छोड़कर वहाँ से जा चुके थे, जिसे देखते हुए चार्ली बुदबुदाते हुए, सालों काम के वक्त सबको याद आता हूँ, बाकी वक्त कोई वैल्यू ही नहीं मेरी। इतना कहकर वो अपनी बाइक में बैठकर तेज रफ्तार में विप्लव के पीछे चला जाता। इधर सुबह का वक्त था। सिटी हॉस्पिटल में सुधांशु को धीरे धीरे होश आता है। उसे अपने बाजू में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है। सुधांशु इधर उधर देखता है तो उसके सामने मृत्युंजय आ जाता है, जिसे देखकर सुधांशु थोड़ा घबरा कर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, भरी जवानी में मुझे मिनी हार्ट अटैक दिलाकर मारना चाहते हो क्या आप? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर अपने दांत पीस कर बोला, हैंडसम हूँ मैं, तुम्हारी तरह शक्ल नहीं है मेरी गिरगिट की कहीं की। ये बताओ नित्या कहाँ है? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर अपने दिमाग पर जोर लगा था। मैं नित्या को लेने गया था, मैं उसे लेकर आ भी रहा था। पीछे से एक चोटी वाली ने मेरे सिर पर रॉड से मारा और मैं बेहोश हो गया। बस इतनी ही स्टेमिना थी तुम्हारी, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते तुम? मृत्युंजय ने कटाक्ष करते हुए कहा। मृत्युंजय की बात सुनकर सुधांशु मृत्युंजय को घूरते बोले, एक तो मैं जान पर खेलकर आपकी फैमिली को बचाने की कोशिश की और आप मुझ पर कटाक्ष कर रहे हो। मैं मर कर देखूं क्या रॉड से आपके सिर पर, मार कर देखूं क्या रॉड से आपके सिर पर, फिर देखता हूँ बेहोश होते या फिर खड़े रहते। मृत्युंजय सुधांशु के इल्जाम पर दांत पीसते हुए, तुम्हें उस बेवकूफ़ विप्लव के साथ आने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें चुपचाप स्टडी रूम में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गेरिया मारनी है और अब थोड़ी बहुत लग गई तो यहाँ पर रो रहे हो। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोला, आप एक नंबर के एहसान फरमोश हो, खुद गर्ज आदमी। रुद्र अंदर आते हुए, तुम ये दोनों झगड़ा क्यों हो रहे हो? सुधांशु रुद्र की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर बोले, मेरे सारे जीजा एक नंबर के कमीने हैं, उन्हें अपने अलावा कोई नहीं दिखता। सुधांशु के बिफरने पर रुद्र हैरान होकर बोला, मैंने क्या किया? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अपने इस जीजा पर चिल्लाओ। ये कहते हुए रुद्रा मृत्युंजय की तरफ इशारा कर। रुद्र के इशारे पर मृत्युंजय उसे तरेरते हुए बोला, हम दोनों जीजा है ना, तो तुम पार्टी में क्यों बदल रहे हो? अगर मैं अकेले गाली खाऊंगा तो क्या तुम टीवी शो की तरह बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखोगे? मृत्युंजय की बात सुन रुद्र उसे घूरते हुए, इसने मुझे पहली बार जीजा कहा है, मुझे तो अंदर से बटरफ्लाई उड़ने वाली फीलिंग आ रही है। तुम हो जिसे दिक्कत है, सुधांशु से, मुझे नहीं। मृत्युंजय रुद्र के कॉलर को कस कर पकड़ उसे अपने पास खींच कर बोला, क्या कहा तुमने? रुद्र मृत्युंजय को खुद दूर करने की कोशिश कर, तुम हर बार मेरी इज्जत पर हाथ क्यों डालते हो? सुधांशु उन दोनों को घूरते हुए चिल्ला कर बोला, आप दोनों निकलो मेरे बाट से, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी। रुद्र और मृत्युंजय एक साथ सुधांशु की तरफ देखकर बोले, हमारे सवाल का जवाब दो। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर इग्नोर करके अलग अलग खड़े होकर सुधांशु को देखने लगते हैं। सुधांशु रुद्र मृत्युंजय को देखते हुए कहता है, आप दोनों मुझे दहेज में लेकर नहीं गए हो, जो मैं आपको हर एक काम को करूंगा, मुझे नहीं बताना कुछ। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और ध्रुवी अंदर आती है। ध्रुवी को देखकर सुधांशु मृत्युंजय को घूरने लगता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मैं खुद जाता हूँ कि तुम ध्रुवी से दूर रहो। मैं क्यों बताने लगा उसे? पक्का उसे चुगलखोरी बापी ने बताया होगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर उसे घूरने के बाद ध्रुवी से बोला, इधर आओ। ध्रुवी सुधांशु के पास जाकर फिक्रमंद आवाज़ में बोली, तुम ठीक तो हो ना? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर इग्नोर करके अलग अलग खड़े होकर सुधांशु को देखने लगे। सुधांशु रुद्र और मृत्युंजय को देखते हुए कहता, आप दोनों मुझे दहेज में लेकर नहीं गए हो, जो मैं आपसे हर एक काम का करूँगा, मुझे नहीं बताना। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता और ध्रुवी अंदर आती है। ध्रुवी को देखकर सुधांशु मृत्युंजय को घूरने लगता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम ध्रुवी से दूर रहो। मैं क्यों बताने लगा उसे? पक्का उसे चुगलखोर बापी ने बताया। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर उसे घूरने के बाद ध्रुवी से बोला, इधर आओ। ध्रुवी सुधांशु के पास जाकर फिक्रमंद आवाज़ में बोले, तुम ठीक तो हो ना? सुधांशु ध्रुवी को अपने पास बैठा कर बोला, मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे भाई को बताना ज़रूरी है कि इस बार मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा।
सुधांशु की बात सुनकर ध्रुवी कंफ्यूज होते हुए मैं समझी नहीं। सुधांशु तिरछी मुस्कान के साथ मृत्युंजय को देखने के बाद ध्रुवी के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ये देखकर मृत्युंजय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं रुद्र अपने मुंह पर हाथ रखे हुए कहते हैं, बाप रे। सिटी हॉस्पिटल सुधांशु ध्रुवी को किस कर रहा था, वहीं ध्रुवी का दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया था। आखिर में सुधांशु ध्रुवी से अलग होकर उसके होठों को सहलाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुधांशु की हरकत पर मृत्युंजय उस पर चिल्लाते हुए, अगर तुम ठीक हो तो मुंह से भी कह सकते थे, ये क्या घटिया हरकत की तुमने। सुधांशु सिर उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, जीजू ये हमारे जनरेशन का प्यार करने का तरीका है। वाह, व्हाट द हेल आर यू सेइंग, क्या मैं तुम्हें ओल्ड फैशन लगता हूँ। मृत्युंजय ने गुस्से में सुधांशु मृत्युंजय की आवाज़ और उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए ध्रुवी की तरफ देखकर बोला, तुमने किसे बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ध्रुवी जो कि मृत्युंजय और सुधांशु के झगड़े को देख रही थी, सुधांशु के सवाल का जवाब देते हुए बोले, मैं तो यहाँ पर महक दीदी से मिलने आई थी। जब वापी ने उन लोगों के सामने कहा कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। मृत्युंजय ध्रुवी की बात सुन हैरान होकर बोला, क्या उस बेवकूफ़ विप्लो ने महक के सामने कहा कि सुधांशु हॉस्पिटल में एडमिट है। ध्रुवी को जवाब देते उससे पहले ही दरवाज़ा खुलता और महक, दीप, ज्योति अंदर आते हैं। महक सुधांशु को बिस्तर पर देखकर जल्दी से उसके पास जाकर, सिद्धू तुम ठीक हो ना। सुधांशु महक की बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महक सुधांशु को डांटते हुए बोली, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम गए कहाँ थे, कहाँ ये तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप तो ठीक हो ना। मृत्युंजय महक की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सुधांशु अगर आपको गाड़ी ड्राइव करने नहीं आती तो मेरे भाई को दे दिया होता, लेकिन नहीं, आपको तो खुद को ऊपर दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती। महक ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर उसे तरेरते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, महक तुम गुस्सा करना बंद करो। दीप मृत्युंजय की बात पर बोला, सही कहा, उसे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तुम्हें जूते और चप्पल से मारना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद करके क्यों नहीं रखते, हमेशा हम दोनों बीवी और पति के बीच में बोलते रहते हो। मृत्युंजय ने दीप की बात पर गुस्से में कहा। सुधांशु उन दोनों के झगड़े को इग्नोर करते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोला, जीजा जी। रुद्र सुधांशु की बात पर जल्दी से बोला, हाँ साले। महक रुद्र की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरे भाई को गाली दे रहे हो। रुद्र जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, साला वाला साला कह रहा था, गाली नहीं दे रहा था। अभी वो तुम्हारा साला बना नहीं है, इसलिए पहले से उसे चने के झाड़ पर मत चढ़ा। मृत्युंजय ने रुद्र को कटाक्ष किया, जिसे सुनकर रुद्रा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ पता है तुम्हें सुधांशु पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो पसंद है ना। महक रुद्र की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आपको मेरा भाई अभी भी पसंद नहीं है। मृत्युंजय फ्रस्ट्रेशन में महक के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर में रेडी करवा दूंगा, तुम चलो अपने वार्ड में, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही सलामत और जिंदा तुम्हारे सामने लेटा हुआ है। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, और मेरा बेबी कहाँ है। मृत्युंजय महक को गोद में उठाते हुए बोला, चलो हम अपनी बेबी को ही देख कर आ जाते हैं। सुधांशु बिस्तर से उतरते हुए, मुझे भी देखना है अपने भांजी को, एक ही बच्चा हुआ है, जुड़वा साबित करने की कोशिश मत करो। मृत्युंजय ने मुड़कर सुधांशु का घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, हो तो मुझे भी देखना है, आपने बताया भी तो नहीं बेटा है या बेटी। जिस पर मृत्युंजय सुधांशु को देखते हुए बोला, बेटा है। यह सुनकर सुधांशु चमकती आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, तो मेरे पास भांजा आ गया और वो मेरे साथ रहेगा। मृत्युंजय सुधांशु को इग्नोर कर महक को लेकर वार्ड से बाहर चला जाता है और सुधांशु उसके पीछे आने लगता है, जिस पर ध्रुवी उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, तुम्हें आराम करना चाहिए, हम बाद में बच्चे से मिलेंगे। जिस पर सुधांशु अपना सिर हिलाता है और सभी लोग उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वार्ड से बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, तुमने झूठ क्यों बोला, तो तुम क्या चाहते थे, मैं दीदी को सच बताकर तुम्हें गाली खिलाऊं। ध्रुवी ने सेब काटते हुए सुधांशु से पूछा, जिस पर सुधांशु उदास होकर बोला, मैं नित्या को नहीं बचा पाया। ध्रुवी सुधांशु की बात सुनकर बोली, मैं नित्या से नफरत नहीं करती, लेकिन तुमने कर्म सुना होगा और उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़ कर बोला, नहीं ध्रुवी कुछ नहीं, सिद्ध अगर उस बाथरूम में मैं होती तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर बॉबी थी जिसमें विप्लो जान से ज़्यादा प्यार करता है, अगर उसे कुछ हो जाता तो। ध्रुवी ने सुधांशु को बात को बीच में काट कर कहा। यह सुनकर सुधांशु हताश होकर बोला, मैंने सुना तो था प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है ये पता नहीं था। ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी लगता है कि मुझे तुम्हारे और नित्या
के बीच आना। अगर इसके आगे तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। सुधांशु ने ध्रुवी को बीच में धमकाते हुए सुधांशु की धमकी को सुनकर ध्रुवी चुप हो जाती है और सुधांशु उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ में रखते हुए कहता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। ध्रुवी अपना सिर हिलाती है, फिर अचानक सुधांशु से कहती है, वहाँ पर तो मीरा भी थी ना, क्या वो ठीक है? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वो ठीक है और आई होप बहुत जल्दी नित्या भी हमें मिल जाएगी। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, नित्या मिल जाएगी। वैसे उस लड़के का नाम क्या था? सुधांशु दिमाग पर जोर लगाते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता, लेकिन दिखने में अमीर और काफ़ी हैंडसम था और उसकी आंखों में नित्या के लिए भरपूर प्यार था। सुधांशु के बाद तो ध्रुवी उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, ये कैसा प्यार हुआ जो सामने वाले पर्सन को तकलीफ दे? ये इंश्योर वाला प्यार होता है जहाँ सामने वाला पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और उसका पार्टनर उसे इग्नोर करे। सुधांशु ने जवाब दिया, जिस पर ध्रुवी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, और कभी कभी तुम्हें भी यही महसूस होता है? सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, मुझे जलन नहीं होती। ठीक है ध्रुवी। ध्रुवी सुधांशु की बात उसकी तरफ फ्रूट से भरे प्लेट को बढ़ाकर बोली, अच्छा मैं नहीं कह रही हूँ कुछ, तुम इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस पर सुधांशु एक नज़र प्लेट को देखने के बाद ध्रुवी को देखते हुए बोला, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। ध्रुवी सुधांशु को घूरने के बाद उसे सिर्फ खिलाने लगती है। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।